जो स्त्री यह चार बातें हंसते हंसते सहन कर ले तो समझ लेना कि वह चरित्रहीन है। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आज की ये कहानी त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की इस कहानी में आप लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि स्त्री जिसका भेद किसी ने नहीं पाया है और स्त्री का भेद कोई भी पुरुष नहीं पा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज की यह त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी को सुनना है। आज की इस कहानी से आप लोगों को यह पता लगेगा कि आखिर चरित्रहीन स्त्री और सतवंती स्त्री में क्या अंतर होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी से आप सभी अंत तक बने रहिए और आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। तो दर्शकों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दर्शकों, अगर हो सके तो आज की इस छोटी सी त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, चलिए बिना आपका ज्यादा समय व्यर्थ करते हुए आज की इस त्रिया चरित्र की ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी एक नगर के बीच में होकर एक संत जा रहे होते हैं। वह संत एक लंबी यात्रा के लिए जा रहे होते हैं और चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है, रात ढलने लगती है और जिस रास्ते वह संत जा रहे थे उस ही रास्ते होकर एक बुनकर और उसकी पत्नी आ रहे थे। प्रिय दर्शकों, जैसे ही बीच रास्ते में उस संत का और उस बुनकर और उसकी पत्नी का मिलाप हुआ तो रात ज्यादा हो जाने के कारण वह संत उस बुनकर से कहता है कि हे बालक, मैं एक संत हूं और मैं एक लंबी यात्रा को जा रहा हूं और मुझे चलते चलते रात्रि हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में शरण दे सकते हो, क्योंकि अब रात ज्यादा हो चुकी है और मुझे रात निकालने के लिए कोई स्थान चाहिए। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण दे दो तो मैं आपके घर में रुककर रात गुजार लूंगा और सुबह उठते ही सूर्य की पहली किरण देखते ही मैं यहां से चले जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही उस संत ने उस बुनकर से यह बात बोली तो बुनकर ने संत की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुनकर संत से कहने लगा कि हे संत महाराज, आप अगर बोल ही रहे हैं तो आप मेरे घर में रुककर रात गुजार सकते हैं और जब आपकी इच्छा हो तब आप सुबह जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम इन संत महाराज जी को घर लेकर चलो और तब तक मैं दूसरे गांव में जाकर मदिरा पान पी कर आता हूं और तुम तब तक संत महाराज जी को घर ले जाकर इन्हें भोजन ग्रहण करवाओ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह बुनकर अपनी पत्नी को यह आदेश देकर दूसरे गांव की तरफ मदिरा पीने के लिए चले जाता है और वह बुनकर की पत्नी उन संत को अपने घर ले जाकर बिठा देती हैं और अपने घर का कार्य जल्दी जल्दी करने लगती है और उन संत महाराज जी को जल्दी जल्दी भोजन बनाने लगती है और सोचने लगती है कि मैं इन संत महाराज जी को जल्दी जल्दी भोजन बनाकर अपने पति के अलावा अपने प्रेमी मित्र से मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति अभी दूसरे गांव में मदिरा पीने के लिए गए हैं और उन्हें आते आते बहुत समय लग जाएगा।
तब तक मैं इन संत महाराज जी को भोजन खिलाकर और मेरे प्रेमी मित्र के यहाँ मिलकर आऊंगी। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जिस दिन आसमान में घने बादल छाए हों और धरती पर अंधेरा छाया हो, वह दिन चरित्रहीन स्त्रियों के लिए उनका मन का होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी घर का सारा काम काज कर और जल्दी जल्दी भोजन बनाकर और अच्छे से श्रृंगार कर कर और अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए घर से चल देती है। दर्शकों, कहा जाता है कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह अपने पति की मृत्यु, अपने घर वालों की मृत्यु हंसते हंसते देख सकती है, और जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह स्त्री अपने पति के अलावा अन्य मर्दों के लिए सजती झसती है और श्रृंगार करती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी संत महाराज जी को भोजन कराकर और उन्हें विश्राम करने के लिए लिटाकर और अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए चल देती है। जैसे ही वह बुनकर की पत्नी आधे रास्ते में पहुंचती है तो उसे शराब में धुत उसका पति आता हुआ दिख जाता है, और जैसे ही बुनकर की पत्नी को शराब में धुत उसका पति आता हुआ दिखता है तो बुनकर की पत्नी जल्दबाजी में हड़बड़ा जाती है और पीछे को तरफ वापस भागने लगती है, और जो उसने श्रृंगार कर रखा था उसे फिर से मिटाने लगती है। परंतु जैसे ही बुनकर की वह पत्नी अपने पति को आते देख पीछे की तरफ वापस आने लगी तो इस पूरी घटना को बुनकर ने देख लिया था, और बुनकर समझ गया था कि मेरी पत्नी अपने किसी प्रेमी मित्र से मिलने के लिए जा रही है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो बुनकर था उसने अन्य अपने पड़ोसी लोगों के मुख से अपनी पत्नी के बारे में कई प्रकार की जलील बातें सुन रखी थी, इसलिए उसे यह पता था कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी और अन्य मर्द के साथ है। उसके बाद में वह बुनकर अपने घर की तरफ जाता है और बुनकर की वह पत्नी अपने पति से डरकर फिर से लौटकर अपने घर आ जाती है और घर में आकर अपने पूरे श्रृंगार को फिर से मिटा देती है और पहले जैसा ही वेशभूषा पहन लेती है, धारण कर लेती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही बुनकर नशे में धुत अपने घर आता है तो अपने घर आकर अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि हे प्रिय, मैंने अभी अभी तुम्हें कहीं जाते हुआ देखा है, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुम पर यह शंका है कि तुम मेरे अलावा अन्य किसी पुरुष से मिलने के लिए जाती हो, परंतु तुम मुझसे यह बात छिपा रही हो। प्रिय दर्शकों, जैसे ही बुनकर ने अपनी पत्नी से यह बातें कही तो बुनकर की पत्नी गुस्से में लाल हो गई और बुनकर को कई सारे अपशब्द सुना दिए और उसके नाम से बुलाने लगी। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो आदमी दोषी होता है, जो मनुष्य दोषी होता है, उसके घात का भाव उसके शरीर पर ही दिखने लगता है। यानी कि जो आदमी दोषी होता है, जिसने आपके साथ कोई दोष किया हो या फिर वो चोर हो, तो वह आपसे आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता है। उसके मुख पर पसीनों का भाव होता है, उसका मुख लाल हो जाता है और इसके कई सारे लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में जैसे ही बुनकर अपनी पत्नी से यह कहता है तो बुनकर की पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है और अपने पति को अपशब्द सुना देती है। प्रिय दर्शकों, यह सब बातें जो बुनकर के घर में संत ठहरे हुए थे वे सुन रहे थे और अपनी आंखों से देख भी रहे थे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर नशे में धुत अपनी पत्नी से अपशब्द सुनने के बाद में अपनी पत्नी को अपने घर के अंदर ही एक लंबे से पाइप के भान देता है
और बांधने के बाद में वह बुनकर नशे में धुत अपने घर के अंदर जाकर सो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ समय बाद बुनकर की पत्नी की एक सहेली आती है और वह सहेली एक नाइन होती है। जैसे ही वह नाइन सहेली बुनकर की पत्नी के पास आती है तो बुनकर की पत्नी के पास आकर कहती है कि हे सखी, तुम्हें यहां पर किसने बांधा है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की पत्नी अपनी उस नाइन सहेली को सारी बातें बता देती है। उसके बाद में वह नाइन सहेली बुनकर की पत्नी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारा प्रेमी मित्र तुमसे मिलने के लिए जंगल में खड़ा है और तुम उससे मिलने के लिए अभी और इसी ही समय जाओ और उससे मिलकर आओ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी अपनी सहेली नाइन से कहती है कि हे सहेली, मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए तो चली जाऊंगी, परंतु मुझे मेरे पति ने इस बंधन में बांध रखा है और मुझे सजा देने के लिए यहां पर बांध रखा है। अगर उन्हें फिर से निद्रा से जागृत हो गई और मुझे यहां पर उन्होंने नहीं पाया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या कर देंगे। इसलिए मैं अपने प्रेमी मित्र से मिलने के लिए नहीं जा पाऊंगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो बुनकर की पत्नी की सहेली नाइन थी, वो नाइन बुनकर की पत्नी से कहती है कि हे सहेली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बंधन से खोल दूंगी और तुम्हारी जगह अपने आप को इस बंधन में बांध लूंगी। तब तक तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आओ और जब तुम अपने प्रेमी मित्र से मिलकर आ जाओ तो तुम आकर मुझे इस बंधन से खोल देना और तब तक तुम्हारे पति की निंद्रा भी नहीं खुलेगी, क्योंकि वह मदिरा पीकर धुत हो चुका है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की वह पत्नी अपनी सहेली की मदद से अपने प्रेमी मित्र के यहाँ मिलने को चली जाती है और वह नाइन बुनकर की पत्नी की जगह उस रस्सी के अपने आप को बांध लेती है और एक लंबा सा घूंघट टांग लेती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में कुछ समय बाद बुनकर का नशा कम होता है और जैसे ही नशा कम होता है तो उसका गुस्सा भी कम होता जाता है और उसके बाद में वह बुनकर जहां पर उसने अपनी पत्नी को बांधा था वहां पर जाता है, यानी कि नाइन के पास जाता है और अपनी पत्नी समझकर वह नाइन से कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर दूंगा, परंतु तुम आज के बाद मुझसे कभी जीवन में अपशब्द नहीं बोलोगी और दूसरी बात, तुम मेरे अलावा अन्य किसी पुरुष से मिलने, मर्द से मिलने नहीं जाओगी। अगर तुम मेरी इन दो बातों को स्वीकार करती हो तो आज के बाद मैं कभी तुम्हें दंडित नहीं करूंगा और अभी और इसी ही समय मैं तुम्हें इस रस्सी के बंधन से मुक्त कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में नाइन कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि अगर नाइन बुनकर की बातों का जवाब देती तो बुनकर उसकी आवाज को समझ जाता। इसलिए वह नाइन बुनकर की इन बातों का कोई जवाब नहीं देती है और बुनकर की कई बार बोलने के बाद भी वह नाइन कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद में बुनकर अपनी पत्नी मानकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी मानकर बुनकर अपनी पत्नी समझकर उस नाइन की नाक काट देता है और जैसे ही नाइन की नाक काटता है तो नाक काटकर वो फिर से नशे में धुत होकर और जाकर सो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में कुछ समय के बाद बुनकर की वह पत्नी आती है और आकर देखती है तो उसकी जो सहेली नाइन थी, उस नाइन की नाक कटी हुई मिलती है। उसके बाद में नाइन अपनी सहेली बुनकर की पत्नी को सारी बातें बता देती हैं और कहती हैं कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हारे भरोसे मेरी नाक काट दी है, ना होते हुए भी मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की पत्नी अपने आप को उस रस्सी के बंधन में बांध लेती है
और अपनी सहेली नाइन को मुक्त कर देती हैं और वह नाइन दर्द पीड़ा के कारण अपने घर जाकर एक चारपाई में लेट जाती हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर से बुनकर उठकर आता है और आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि अब की बार तो मैंने तुम्हारी नाक काटी थी, परंतु अब मैं तुमसे फिर से इन्हीं दो बातों के बारे में वचन लेना चाहता हूं। अगर तुम मुझसे फिर से ना कर दोगी तो मैं अब की बार तुम्हारे कान भी काट दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही बुनकर अपनी दोनों शर्तों को अपनी पत्नी के सामने रखता है तो बुनकर की वह पत्नी अपने पति से कहती है कि हे दुष्ट, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है मेरी नाक काटकर, परंतु मैं एक सतवंती स्त्री हूं। मैंने कभी किसी अन्य पुरुष की तरफ तुम्हें नहीं देखा है और मैंने कभी किसी अन्य पुरुष की चाह नहीं की है। तुम मेरे ऊपर कलंक लगा रहे हो। अगर मैं वाकई में एक चरित्रहीन स्त्री हूं तो अभी इसी वक्त मेरी राख हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी जो नाक तुमने काटी थी वह नाक अभी और इसी ही समय पहले जैसी ही हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर की यह पत्नी जैसे ही यह शब्द बोलती है और अपने पति से फिर घूंघट उठाकर कहती है कि हे दुष्ट, अब देखो, मैंने बोला था कि अगर मैं वाकई में चरित्रहीन हूं तो अभी और इसी समय मेरी राख हो जाएगी, परंतु अगर मैं चरित्रहीन नहीं हूं तो मेरी नाक जो तुमने काटी थी वो फिर से ठीक हो जाएगी। और ये देख लो, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, इसलिए मेरी जो नाक तुमने काटी थी वो फिर से ठीक हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, फिर उसके बाद में जैसे ही बुनकर अपनी पत्नी की नाक को देखने लगता है तो वाकई में बुनकर की पत्नी की नाक बुनकर को ठीक मिलती है और धरती में कई सारा रक्त उसे पड़ा मिलता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर इस घटना को एक चमत्कार मानने लगता है, परंतु बुनकर को क्या पता था कि उसकी वह चरित्रहीन पत्नी उसे मूर्ख बना रही है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बुनकर इस घटना को, इस झूठी घटना को सत्य घटना मानकर और एक चमत्कार मानकर अपनी पत्नी की पूजा करने लगता है, उसे खटिया में बिठाता है। प्रिय दर्शकों, इस सारी घटना को वह संत देख रहे थे। वह सारी रात उस संत की बहुत कठिन तरीके से कटी थी। उसके बाद में जैसे ही सवेरा होता है, जिस नाइन की नाक बुनकर ने काटी थी वह नाइन अपने घर एक चारपाई में पड़ी पड़ी रो रही होती है। उसके बाद वह नाइन यह सोचती है कि आज मेरी नाक को मेरी सहेली के पति बुनकर ने काट दी है, परंतु अब जैसे ही मेरे पति यहाँ आएंगे और मेरी इस कटी हुई नाक को देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो नाइन थी उसने सारी योजना बना ली थी कि इस बुनकर के आरोप को अब मुझे अपने पति के ऊपर थोपना होगा, तभी मैं अपने इस कलंक की सुरक्षा कर सकती हूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह नाइन अपने पति के आते ही खड़ी हो जाती हैं और जो नाई था उस नाइन का पति एक राजा के पास पत्थर फोड़ने का कार्य किया करता था। तो जैसे ही नाई आता है और अपनी नाइन से कहता है कि हे भाग्यवान, मैं काम के लिए जा रहा हूं, ऐसा करो तुम मुझे चाकू और छुरी दे दो, परंतु तुम मुझे आज तो छुरी ही दे दो जिससे मैं पत्थरों को फोड़ सकूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो नाइन थी वह नाइन जानबूझकर अपने पति को छुरी की जगह चाकू दे देती है और जैसे ही अपने पति को चाकू देती है तो वह नाई अपनी पत्नी की इस बेवकूफ़ी को देखकर गुस्सा हो जाता है और उस चाकू को फेंक कर अपनी पत्नी को फिर से मारता है और कहता है कि तुम मूर्ख हो, मैं तुमसे छुरी मांग रहा हूं।
प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह नाई अपनी पत्नी की ओर उस चाकू को फेंकता है तो वह नाइन जानबूझकर एक ठरकी ढोंग करने लगती हैं और अपनी नाक को पकड़कर रोने लगती है, जबकि वह चाकू उसके बिल्कुल भी टच नहीं हुआ था। उसके कारण झूठ मानकर वो नाइन अपनी नाक को पकड़कर रोने लगती है और घर से बाहर निकलकर जोर जोर से चीखने लगती है और कहने लगती है कि बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर एक नाक काटकर कलंक लगा दिया है और मुझे नाक काटकर एक चरित्रहीन स्त्री बना दिया है और मेरी इस सतवंती स्त्री जैसी चरित्र पर एक कलंक लगा दिया है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो जो उस गांव उस नगर का राजा था, जैसे ही राजा को इस बात का पता चलता है तो राजा अपने राजमहल से कई सिपाहियों को भेजते हैं और सिपाहियों को भेजकर उस नाई को अपने दरबार में बुलाते हैं और दरबार में बुलाकर उस नाई से पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में नाई राजा के उस जवाब का, उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता है और अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो मनुष्य दोषी होता है उसके लक्षण उसके शरीर पर ऊपर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो दोषी होता है वो अपने पैरों को लड़खड़ाकर चलता है और प्रश्न करने वाले व्यक्ति से आंखों से आंखें मिलाकर नहीं देखता है। इसलिए जैसे ही उस नाई ने अपनी गर्दन को नीचे किया और राजा के उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया तो राजा समझ चुका था कि इस नाई ने वास्तव में अपनी ही पत्नी की बेबात पर नाक काटी है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा उस नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है और राजा की वह सिपाही उस नाई को सूली पर चढ़ाने लगते हैं। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद जो संत इस पूरी घटना को देख रहा था वो आ जाता है और वह संत अपनी सारी बातों को और उस बुनकर की सारी कहानी को और उस नाई की पत्नी नाइन की सारी कहानी को उस राजा के सामने पेश कर देता है और कहता है कि हे राजन, अपने हाथों से कभी गलत मत करो और मैं अपनी आंखों से कभी गलत देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब सारी रात उस बुनकर के घर में काटी है तो मुझे इस सारी घटना का मालूम है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में ये सारी घटना वह संत राजा को बता देते हैं और राजा उस बुनकर और उसकी पत्नी को अपने यहाँ बुलाते हैं और उस नाइन को भी अपने यहाँ बुलाते हैं। उसके बाद में उस नाई को सूली से छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं और वह राजा उस बुनकर और उसकी पत्नी के नाक और कान को कटवा देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जो साधु, रोगी, बालक और ब्राह्मण होते हैं ये चारों वध के योग्य नहीं होते हैं, इसलिए कभी इनका वध नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह बुनकर अपनी चरित्रहीन स्त्री के कारण अपने आप को एक गलती का भागीदार बना लेता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार इस चरित्र की कहानी